हमारा यूनिवर्स इन्फिनिट मिस्ट्रीज से भरा हुआ है, मगर इन्फिनिट मिस्ट्रीज अनगिनत तारों, प्लैनेट्स और गैलेक्सीज के बीच मौजूद है एक छोटा सा नीला ग्रह यानी हमारी धरती, जहां जीवन है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे सोलर सिस्टम में इतने प्लैनेट होने के बावजूद सिर्फ और सिर्फ अर्थ पर ही जीवन क्यों पनपा? क्या कारण है कि मार्स एंड वीनस जैसे प्लैनेट पर जीवन संभव नहीं हो सका? आखिर ऐसा क्या खास है हमारी इस धरती में? आखिर ऑक्सीजन, वाटर, ग्रीनरी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये सब कुछ केवल यहीं क्यों? सोलर सिस्टम के अदर प्लैनेट्स पर ऐसा क्या नहीं था जो जीवन को जन्म दे सकता? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर धरती पर इतना सारा पानी कहां से और क्यों आया, जबकि इन सभी प्लैनेट की उत्पत्ति लगभग एक ही समय पर हुई थी? क्या यह सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या इसके पीछे छिपी है कोई अनटोल्ड साइंटिफिक स्टोरी? और क्या हमें इन सवालों के जवाब मिल सकते हैं, या फिर यह यूनिवर्स का कोई एसोटेरिक सीक्रेट है जो हमेशा अनसॉल्व्ड ही रहेगा? आज हम गहराई से समझेंगे इन सवालों के जवाब साइंटिफिक फैक्ट्स और कॉस्मिक मिस्ट्रीज की मदद से। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारी अर्थ पर जीवन पाए जाने के कई कारण हैं, मगर सवाल तो यहाँ जीवन पैदा होने का है। हालांकि वैसे तो आप सभी जानते हैं कि धरती गोल है, लेकिन फिर भी हम इसके नीचे नहीं गिरते। ऐसा इसलिए क्योंकि यह ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हमें अपनी ओर खींचती है। ग्रेविटेशनल फोर्स की बात की जाए तो अर्थ की सतह के लगभग 10 किलोमीटर की गहराई में भी यह बल मौजूद रहता है। इसी तरह अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर फैला हुआ है, जो एक या दो नहीं बल्कि 5 लेयर से मिलकर बना है। ये लेयर्स हमारी अर्थ को हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से लेकर सौर तूफानों तक से बचाती हैं। यहाँ तक कि सूर्य की किरणें भी हम तक सीधी नहीं आती, बल्कि रिफाइंड होकर पहुँचती हैं। ऐसा वातावरण सोलर सिस्टम के किसी अन्य ग्रह के पास नहीं है, और शायद यही कारण है कि जीवन केवल अर्थ पर संभव हो पाया। यहाँ हमें ताजे पानी से लेकर शुद्ध हवा तक सब कुछ मिलता है। लेकिन सवाल तो अभी भी वहीं का वहीं है कि आखिर अर्थ हमें इतना सब कुछ कैसे देती है, और क्या वास्तव में इसका एनवायरनमेंट हमारे लिए एक वरदान है? इसे समझने के लिए हमें वायुमंडल की इन लेयर्स को गहराई से जानना होगा, क्योंकि वायुमंडल हमारी अर्थ के लिए सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। अगर आप एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ लेंगे तो आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अर्थ की सतह से लगभग 12 या 13 किलोमीटर तक फैली हुई वायुमंडल की पहली लेयर को ट्रोपोस्फियर कहा जाता है। ट्रोपोस का मतलब है चेंज और स्फीयर का मतलब है गोलाकार परत, इसलिए इस परत को टाइम चेंज लेयर भी कहा जाता है। इस 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक एनवायरनमेंट समय के साथ बदलता रहता है। अगर हमारी अर्थ पर बादल बनते हैं तो वह ट्रोपोस्फियर की वजह से ही बनते हैं और इसी लेयर में बनते हैं। तेज हवाएं, तूफान और बारिश जैसी नेचुरल फिनोमेना भी इसी लेयर में होती हैं। आसमान में उड़ते हुए बर्ड्स को देखकर कभी ना कभी आपके मन में ये ख्याल जरूर आया होगा कि ये मासूम से दिखने वाले जीव आखिर कितनी ऊंचाई तक उड़ सकते हैं। बता दें कि मोस्टली बर्ड्स ट्रोपोस्फियर में ही उड़ते हैं। पता है क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इस लेयर में वायु का मुख्य रूप से 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन होता है। हालांकि जैसे जैसे आप ट्रोपोस्फियर से ऊपर जाते हैं ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगता है। लेकिन सवाल यह है कि ऑक्सीजन का लेवल ऊंचाई के साथ क्यों घटता जाता है? इसका जवाब जानने के लिए हमें एटमॉस्फेयर की ऊपरी लेयर्स को समझना होगा। दरअसल जब आप अर्थ की सरफेस से 4 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो आप बिना किसी ऑक्सीजन मास्क के आसानी से सांस ले सकते हैं। जब यह डिस्टेंस 4 किलोमीटर से बढ़कर 8 किलोमीटर हो जाती है तो आपको ऑक्सीजन मास्क की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब आप 8 किलोमीटर से भी ज्यादा डिस्टेंस ऊपर की तरफ तय करते हैं तो बिना ऑक्सीजन मास्क के आपकी 2 से 3 मिनट में ही मौत हो सकती है। ऑक्सीजन लेवल में यह ड्रामेटिक चेंज एयर प्रेशर की वजह से होता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं एयर प्रेशर घटता जाता है, जिसकी वजह से हवा पतली होती जाती है और हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। वहीं इस सरफेस में टेम्परेचर में भी हमें मेजर चेंज देखने को मिलते हैं। एक तरफ जब आप अर्थ की सरफेस से ऊपर की तरफ जाना शुरू करते हैं तो वहीं ट्रोपोस्फियर के एंड तक यह टेम्परेचर घटकर -56 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। टेम्परेचर का घटना भी ऑक्सीजन लेवल के डिक्रीज होने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। चलिए अब ट्रोपोस्फियर से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जब आप 13 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक की डिस्टेंस कवर करेंगे तो यह लेयर बदलकर स्ट्रेटोस्फियर में कन्वर्ट हो जाएगी, जहां पर आपको ट्रोपोस्फियर से भी बुरी कंडीशंस फेस करनी पड़ेंगी। यही वह लेयर है जहां पर हमें ओजोन लेयर देखने को मिलती है। जी हाँ, वही ओजोन लेयर जो सूर्य से आने वाली हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को रोकती है। वैसे क्या आपने कभी सोचा है कि अगर स्ट्रेटोस्फियर में यह ओजोन लेयर ना होती तो हमें कितनी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती? सोच कर देखो, अगर ओजोन लेयर ना होती तो क्या होता?
वेल अगर ओजोन लेयर ना होती तो सूर्य की सभी अच्छी और बुरी रेडिएशन सीधा अर्थ पर आ जाती, जिसकी वजह से धूप के टच में आने से हमें स्किन कैंसर, एलर्जी और इन्फेक्शन जैसी डेंजरस डिजीज हो सकती थी। लेकिन अब तो आप गॉड को थैंक यू बोलिए, क्योंकि हमारी अर्थ के पास तो ओजोन लेयर है, इसलिए हम इन सभी डिजीज से बचे हुए हैं। अब वापस आते हैं स्ट्रेटोस्फीयर पर कि यहाँ पर टेम्परेचर और ऑक्सीजन कैसे घट और बढ़ रहे हैं। अभी तक आपका टेम्परेचर डिस्टेंस के साथ घट रहा था, लेकिन इस लेयर में टेम्परेचर डबल स्पीड से बढ़ने लगेगा, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि जहां 13 किलोमीटर की डिस्टेंस तक टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस रहता है, वहीं स्ट्रेटोस्फीयर में यह दोबारा से बढ़कर -15 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। स्ट्रेटोस्फीयर के एंड में आपको यही टेम्परेचर देखने को मिलेगा और इसी टेम्परेचर में जेट विमान भी उड़ते हैं। अब इस लेयर की एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल तो 21% ही रहता है, लेकिन उसकी डेंसिटी ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से सांस लेने में तो तकलीफ होती ही है, लेकिन हमें स्पेस सूट का भी यूज करना पड़ता है, क्योंकि अब केवल सांस लेना ही आपकी जरूरत नहीं है, बल्कि सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से भी खुद को बचाना है। इसलिए इस लेयर में आपको स्पेस सूट और ऑक्सीजन मास्क दोनों की जरूरत पड़ेगी। अब जब आप 50 किलोमीटर से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और 85 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करते हैं, तो आपको मेसोस्फीयर यानी कि एटमॉस्फेयर की तीसरी लेयर देखने को मिलती है। यह हमारी अर्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब स्पेस से छोटे छोटे मीटियोरॉइड्स आते हैं तो मेसोस्फीयर उन्हें जलाकर राख कर देती है और हमारी अर्थ तक पहुंचने ही नहीं देती। अब आपको याद आ रहा होगा कि जब हम खुले आसमान के नीचे बैठकर किसी टूटते तारे को देखते हैं तो वो क्या है? जी हाँ, आपने सही पहचाना। दरअसल मेसोस्फीयर में आए स्पेस से ये उल्कापिंड ही जलकर राख हो जाते हैं और हमें बिल्कुल एक टूटे हुए तारे की तरह नजर आते हैं। लेकिन अगर मेसोस्फीयर ना होती तो ये सीधे अर्थ पर गिरते और बहुत ज्यादा नुकसान करते। वैसे जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि स्पेस से आने वाले ये छोटे छोटे मीटियोरॉइड्स मेसोस्फीयर में आकर जलकर राख हो जाते हैं। इस बात से आप अंदाजा लगा रहे होंगे कि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता होगा, लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो टेम्परेचर -15 डिग्री सेल्सियस से घटकर -90 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया है। मगर अब सवाल ये है कि फिर ये पत्थर मेसोस्फीयर में जलते कैसे हैं? इसके पीछे भी एक वजह है। दरअसल जब स्पेस से कोई भी पत्थर मेसोस्फीयर से टकराता है तो इनकी स्पीड 40,000 से 60,000 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। अपनी डिस्टेंस कवर करते हुए ये एटमॉस्फेयर के गैस पार्टिकल से टकराते हैं, जिसकी वजह से ये टकराते ही जलने लगते हैं। इसके अलावा अब इसके बारे में एक और बात है जो आपको हैरान कर देगी। ट्रोपोस्फीयर से मेसोस्फीयर तक की लेयर्स में ऑक्सीजन 21% है, मगर जैसे जैसे आप लेयर चेंज कर रहे हैं हवा और भी ज्यादा पतली हो रही है, जिसका साफ मतलब है कि आप बिना ऑक्सीजन मास्क के सांस तो ले ही नहीं सकते। लेकिन स्ट्रेटोस्फीयर में आपको स्पेस सूट की जरूरत पड़ी थी, वहीं मेसोस्फीयर में भी आपको स्पेस सूट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना कम होता है कि अगर आपने स्पेस सूट नहीं पहना तो कुछ ही मिनटों में आपकी मौत हो जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं फोर्थ लेयर की, जिसका नाम है थर्मोस्फीयर। यह हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर में 85 किलोमीटर से लेकर 600 किलोमीटर तक फैली हुई है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, यह एक एनर्जेटिक लेयर है। इसका टेम्परेचर बाकी तीनों लेयर्स के मुकाबले बहुत ज्यादा हाई है, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ डिस्टेंस कवर कर रहे हैं हम अपने सोलर किंग के पास जाते जा रहे हैं। थर्मोस्फीयर में सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज और एक्स रेज सीधे एयर पार्टिकल से टकराती हैं, और यही वजह है कि यह लेयर बहुत ज्यादा गर्म होती है। यहाँ का टेम्परेचर 1500 डिग्री सेल्सियस से लेकर 2500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि थर्मोस्फीयर में तो हाथ निकालते ही आपका हाथ जल जाएगा, मगर ऐसा है ही नहीं। पता है क्यों? वेल ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर इतना ज्यादा टेम्परेचर होने के बावजूद भी हमें गर्मी महसूस नहीं होती। मगर अब सवाल ये है कि लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर हवा बहुत पतली होती है। ऑक्सीजन भले ही 21% हो, लेकिन हवा के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए यहाँ पर भी सांस लेने के लिए आपको ऑक्सीजन मास्क की जरूरत पड़ेगी। चलिए अब चलते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर की सबसे लास्ट लेयर की तरफ, जो 600 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर तक फैली हुई है। इसलिए इसे एक्सोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। जैसे जैसे आप थर्मोस्फीयर से एक्सोस्फीयर की तरफ बढ़ते हैं तो अर्थ की ग्रेविटी वीक होने लगती है। यह बेहद पतली है, और रही बात ऑक्सीजन की, तो ऐसा समझिए कि यहाँ पर ऑक्सीजन है ही नहीं, क्योंकि वह तो केवल नाम का ही मिलता है। अब अगर आप भी अब तक यह सोच रहे हैं कि सारी लेयर डिस्कस कर ली गई हैं, लेकिन हमारे द्वारा छोड़ी गई सैटेलाइट आखिरकार कौन सी लेयर में उड़ रही हैं, तो यही वह लेयर है जहां पर हम इंसानों द्वारा बनाए गए स्पेसक्राफ्ट या सैटेलाइट छोड़े जाते हैं। जीपीएस सैटेलाइट्स, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, वेदर सैटेलाइट, ये सभी सैटेलाइट्स एक्सोस्फीयर में ही घूम रही हैं, क्योंकि जैसे जैसे अर्थ से हम ऊपर की तरफ जाते हैं ग्रेविटी कम होने लगती है।
मगर अर्थ का ग्रेविटी फील्ड बहुत दूर तक फैला हुआ है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा भी आता है जहां पर अर्थ की ग्रेविटी काम करना बंद कर देती है और वहां पर हमारे सूर्य की ग्रेविटी स्टार्ट होती है। इस पॉइंट को हिल स्फीयर कहा जाता है और यह हमारी अर्थ से 15 लाख किलोमीटर दूर है। अब सोचिए, अगर अर्थ पर ग्रेविटी नहीं होती तो क्या होता। आज अगर हम अर्थ पर किसी भी टाइप का मूवमेंट कर पाते हैं और नीचे नहीं गिरते तो उसकी वजह ग्रेविटी ही है, जिसने अर्थ के ऊपर की सरफेस से लेकर नीचे वाली सरफेस तक हम सभी को बांधे रखा है। सपोज कीजिए कि अगर हमारी अर्थ पर यह ग्रेविटी ना हो तो क्या होगा। वेल, ये सच है कि किसी बिंदु पर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ से अधिक सन की ग्रेविटी प्रभावी हो जाती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वहां पृथ्वी की ग्रेविटी काम करना बंद कर देती है। वैसे अगर हिल स्फीयर की बात की जाए तो हिल स्फीयर किसी सेलेस्टियल बॉडीज जैसे कि पृथ्वी के चारों ओर वह एरिया होता है जहां उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स किसी बाहरी पिंड जैसे सूर्य की कंपेयर में मोर इफेक्टिव होती है। इसका मतलब यह हुआ कि इस क्षेत्र के भीतर अर्थ किसी वस्तु जैसे मून और आर्टिफिशियल सैटेलाइट को अपनी क्लास में बनाए रख सकती है। पृथ्वी की हिल स्फीयर लगभग 15 लाख किलोमीटर तक फैली हुई है। इस सीमा से बाहर सन की ग्रेविटेशनल फोर्स अधिक प्रभावी हो जाती है और कोई भी वस्तु सूर्य की कक्षा में आने लगती है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि यहाँ पृथ्वी की ग्रेविटी पूरी तरह खत्म हो जाती है, बल्कि यह सिर्फ कमजोर हो जाती है। मगर अब सवाल यह है कि क्या पृथ्वी की ग्रेविटी खत्म हो सकती है? नहीं, पृथ्वी की ग्रेविटी कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। न्यूटन के ग्रेविटेशनल लॉ के अनुसार किसी भी वस्तु की ग्रेविटी इन्फिनिट डिस्टेंस तक मौजूद रहती है, लेकिन दूरी बढ़ने पर इसका प्रभाव बहुत कमजोर हो जाता है। अब सोचिए, अगर पृथ्वी की ग्रेविटी अचानक खत्म हो जाए तो क्या होगा। वेल, ऐसा होने पर हम सब हवा में तैरने लगेंगे, क्योंकि हमें जमीन पर खींचने वाली कोई शक्ति नहीं होगी। साथ ही वायुमंडल अंतरिक्ष में चला जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि पृथ्वी की ग्रेविटी हवा को रोक कर रखती है। उसके खत्म होते ही हवा बच नहीं पाएगी। साथ ही सभी नदियां, समुद्र और झीलें अंतरिक्ष में उड़ जाएंगी, क्योंकि पानी को रोकने वाली कोई शक्ति नहीं होगी। और यही नहीं, हमारा चंद्रमा कक्षा छोड़ देगा, क्योंकि वह पृथ्वी की ग्रेविटी से बंधा हुआ है और बिना ग्रेविटी के वह अंतरिक्ष में चला जाएगा। इतना ही नहीं, पृथ्वी भी अपनी सूर्य की कक्षा से बाहर निकल सकती है, जिससे वह कहीं भी बहने लगेगी और जीवन इम्पॉसिबल हो जाएगा। अर्थ पर मौजूद सभी चीजें स्पेस की तरफ उड़ने लगेंगी। अर्थ पर चलना इम्पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन अब सवाल आता है कि हमारी अर्थ पर ऑक्सीजन कहां से आई। आज से 2.4 बिलियन ईयर्स पहले अर्थ की फॉर्मेशन के बाद यहाँ पर पहले ऑर्गेनिज्म साइनोबैक्टीरिया थे, जिन्होंने फोटोसिंथेसिस के जरिए ऑक्सीजन रिलीज की। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि अर्थ और मून दोनों लगभग एक साथ ही बने हैं, तो चांद पर यह प्रक्रिया क्यों नहीं हुई? आखिर क्यों मून पर आज भी ऑक्सीजन नहीं है, या फिर अन्य प्लैनेट के साथ यह कंडीशन अप्लाई क्यों नहीं हुई? तो इसका सीधा सा जवाब यह है कि हमारी अर्थ सूर्य के हैबिटेबल जोन में आती है। हैबिटेबल जोन का मतलब है ऐसा ग्रह जो सूर्य से ना तो ज्यादा दूरी पर हो और ना ज्यादा नजदीक। अब तो आपको समझ आ ही गया होगा कि आखिरकार हमारी अर्थ पर ही जीवन क्यों है, यहाँ पर प्योर वाटर और फ्रेश एयर कैसे आई। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।